पहले सिमी आतंकियों का जेल से फरार होना और उसके बाद पुलिस का उनका एनकाउंटर करना, इसके साथ ही शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में बुरी तरह से गिर गई है। हालांकि सरकार ने जेल अधीक्षक समेत 5 को सस्पेंड किया। इसके बाद इस मामले की जांच एनआईए को भी सौंपने की सिफारिश कर दी है, लेकिन सवाल थमने के नाम नहीं ले रहे। और इसी बीच पीड़ित परिवार ने ये मांग की है कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। अपने आखिरी कदम तक उन्हें फाइट किया, वो लड़के गए, मुझे उन पर प्राउड है। मेरे पिताजी को सबसे पहले तो एक शहीद का दर्जा मिले। भोपाल सेंट्रल जेल के हेड कांस्टेबल रमाशंकर यादव की हत्या कर फरार हुए 8 सिमी आतंकी एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। ये एनकाउंटर सवालों में भी घिर चुका है, लेकिन एक सवाल रमाशंकर के परिवार का भी है। आठ सिमी आतंकवादी थे, उसमें मात्र 2 लोगों की ड्यूटी लगी हुई थी। अगर थोड़े और लोग होते तो शायद मेरे पापा बच जाते, और शायद उनके पास कोई हथियार होता तो भी बच जाते। ये वो बेटी है जिसका हाथ अगले महीने पीले होने वाले हैं। 9 दिसंबर को सोनिया की शादी है, लेकिन उससे पहले ही जिन हालात में इसके पिता हेड कांस्टेबल रमाशंकर की हत्या हुई, उसने इसकी सारी खुशियों को ग्रहण लगा दिया। यह हत्या भोपाल सेंट्रल जेल में कैद सिमी के आतंकियों ने की। लेकिन इस बेटी के सवाल जेल प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा करते हैं। और वो हार्ट पेशेंट थे, तो भी उनको की बार-बार वहीं पर ड्यूटी लगाई जाती थी जहां वो मना करते थे। पिता की मौत का सदमा और जेल प्रशासन की लापरवाही पर इस बेटी के दिल में कितना आक्रोश है, ये इसके चेहरे और जुबान से समझा जा सकता है। परिवार को तो ये भी ठीक से नहीं मालूम कि आखिर दिवाली की रात भोपाल की सेंट्रल जेल में हुआ क्या था, कैसे हुई इनके पिता की हत्या। जो पता है वो बस लोगों की जुबानी। ड्यूटी के दौरान जब वो गए हैं तो या तो वो पहले से ही निकल के बैठे हुए थे, या फिर उसी दौरान ये पहुंच गए। उनके निकलने के दौरान उन्होंने थाली को काट के और उस पर धार लगा के धारदार हथियार बनाया, फिर उनको पकड़ा। उनका हाथ भी टूटा है बता रहे हैं, फिर गले पे यहाँ से मारा है। सिमी के आतंकी जिस तरह से जेल से फरार हुए वो चौंकाने वाला है। पहले 8 आतंकियों ने ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल रमाशंकर यादव को अपने कब्जे में लिया और फिर स्टील की प्लेट से उसका गला काटा, उसे मार डाला। इसके बाद जेल में मिली चादरों की रस्सी बनाई और दीवार कूदकर बाहर निकल गए। लेकिन आतंकियों के फरार होने के 8 घंटे बाद ही उनके एनकाउंटर ने सवाल उठाए तो जेल के 5 अफसरों को सस्पेंड करते हुए सीएम ने जांच का जिम्मा एनआईए को सौंप दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या परिवार के दर्द का सीएम साहब के पास कोई इलाज है? क्या जेल प्रशासन पर जो सवाल हेड कांस्टेबल का परिवार उठा रहा है, उनकी भी कोई जांच होगी? क्या परिवार की मांग के मुताबिक हेड कांस्टेबल को मिलेगा शहीद का दर्जा? हैदराबाद से आशीष पांडे और हेमेंद्र के साथ अरविंद ओझा, भोपाल आज तक। आतंकियों के एनकाउंटर को लेकर सियासत भी अब जबरदस्त तरीके से हो रही है। सवाल उठ रहे हैं एनकाउंटर के तरीके पर और साथ ही आतंकवादियों को लेकर दी जा रही जानकारी को लेकर जो विरोधाभास है उस पर। हालांकि इस बीच केंद्र ने भी राज्य सरकार से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है और साथ ही अब इस मामले की जांच को लेकर एनआईए से भी संपर्क किया जा रहा है और केंद्र ने यह भी कहा है कि इस मामले पर सियासत ना हो। एक और इन आतंकियों के शिकार हेड कांस्टेबल का परिवार जेल प्रशासन पर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी ओर एनकाउंटर के इस वीडियो ने शिवराज की पूरी पुलिस फोर्स को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये वीडियो भोपाल एनकाउंटर के तुरंत बाद का है। आज तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस वीडियो में एनकाउंटर के जो हालात दिख रहे हैं वो कई सवाल खड़े करते हैं। निकालो।
तस्वीरों में साफ है कि पहाड़ी पर खड़े आतंकवादियों के हाथ खाली हैं। लेकिन पुलिस का दावा है कि सबके पास से कुल 7 हथियार मिले हैं, जिनमें 4 कट्टे और 3 धारदार हथियार थे। 2 315 बोर के कट्टे, जिसमें 2 राउंड चले हुए और 2 लाइव राउंड ईच प्राप्त हुए हैं। 2 वेपन और जो है वहीं विसिनिटी में प्राप्त हुए हैं, जो 12 बोर के कट्टे हैं, जिनमें 1-1 राउंड चला है। 3 शार्प वेपन नाइफ्स जो है जाकिर, महबूब और अमजद के पास से प्राप्त हुए हैं। हालांकि जिस जगह एनकाउंटर हुआ वहां के गांव वालों का कहना है कि 8 आतंकवादी खाली हाथ थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था। पुलिस का यह भी कहना है कि एनकाउंटर में 3 पुलिस वालों को धारदार हथियार के जख्म भी लगे हैं। ये बात भी साबित करती है कि आतंकियों के पास अगर थे भी तो धारदार हथियार, कोई तमंचा या बंदूक नहीं। फिर आतंकियों को घेर कर सरेंडर क्यों नहीं कराया गया, उन्हें गोली क्यों मारी गई? सारा जो इनकाउंटर हुआ है ये पुलिस के पास और कोई रास्ता नहीं था और वो उस कारण से ही इनकाउंटर हुआ है और बाकी सारा एनआईए इसकी जांच करेगी। अब इन सवालों और वीडियो से जो सवाल उठते हैं वो ये कि आतंकियों के पास हथियार थे तो मौके पर दिखे क्यों नहीं? आतंकियों के पास हथियार आए कहां से? वो तो जेल से फरार हुए थे, क्या फरार होने के बाद उन्हें किसी ने हथियार दिए? तो सवाल फिर वही कि आखिर वो एनकाउंटर के बाद के वीडियो में दिखे क्यों नहीं? अगर आतंकियों के पास धारदार हथियार थे तो उन्हें घेरने के बाद सरेंडर क्यों नहीं कराया गया? वीडियो बताता है कि आतंकियों को बेहद करीब से गोली मारी गई। आतंकियों के पास इतनी जल्दी नए कपड़े कहां से आ गए? अगर पुलिस ने हथियार मौके से हटाए हैं तो यह भी गंभीर लापरवाही का मुद्दा है कि फोरेंसिक टीम के मौके पर पहुंचने से पहले मौका वारदात पर छेड़छाड़ क्यों हुई? ये सवाल कानूनी और तकनीकी ही नहीं, अब सियासी भी हो गए। हालांकि सरकार की दलील है कि एनकाउंटर पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जांच एजेंसियां जो भी अपना रिपोर्ट है वो जरूर देगी, सच्चाई सामने आएगी, लेकिन इस पर कोई राजनीति करेगा ये तो हद हो गई। आज जो कार्रवाई पुलिस ने की है आत्मरक्षा में, मुझे लगता है उन्होंने आत्मरक्षा के साथ साथ देश की रक्षा भी की है। जब कोई भी अंडर ट्रायल होता है तो उसको जेल में ना घड़ी पहनने की इजाजत होती है, ना शूज पहन सकता है, ना बेल्ट लगा सकता है, और ऊपर से इनके ऊपर ग्रेव ऑफेंसेस थे यूएपीए के। तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि इतने कपड़े पहनकर ये लोग भागने में कामयाब हुए। हैदराबाद से आशीष पांडे और पुणे से पंकज खेलकर के साथ भोपाल। तो ये तमाम सवाल हैं जो इस एनकाउंटर पर खड़े हो रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग नेता भी खड़े कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता हेमेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। हेमेंद्र, बड़ी बात यहाँ पर ये कि सवाल तो कई है, चाहे वो हथियारों को लेकर हो, चाहे आतंकियों ने जो कपड़े बदले उनको लेकर हो, हथियार कहाँ से उनके पास पहुंचे, लेकिन अभी ताजा जानकारी वहां से क्या निकल कर आई है, क्योंकि जांच अब एनआईए को भी सौंप दी गई है। जी हाँ, बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार का रुख साफ है कि सरकार पुलिस के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। ये हार्डन क्रिमिनल्स थे, इनके ऊपर पहले भी बहुत सारे केसेस थे और जैसे कि गृह मंत्री ने भी कहा और पुलिस ने भी कहा है कि उनके ऊपर पहले फायरिंग हुई और जवाबी कार्रवाई में उन्होंने काम किया। लेकिन सरकार का रुख साफ है कि किसी भी उस समय पुलिस के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था फायरिंग करने के अलावा, जिसमें इन 8 आतंकवादियों को मार गिराया गया। लेकिन मैं फिलहाल आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे हेड कांस्टेबल रमाशंकर यादव के घर पर मौजूद हूँ। उनके पार्थिव शरीर को अब से थोड़ी देर पहले उनके घर लाया गया है और अब से थोड़ी देर बाद उनको छोला विश्राम घाट ले जाया जाएगा, यहाँ से उनकी अंतिम यात्रा वहाँ तक शुरू होगी। और यहाँ पर जो है अभी उससे पहले उनको श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम बड़े आला अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आईजी, एडिशनल डीजी जेल्स, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जेल्स, ये सब यहाँ मौजूद हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पुलिस का गार्ड भी मौजूद है और हमें बताया गया है कि कुछ ही समय में यहाँ पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आने वाले हैं और उसके बाद यहाँ से इनकी जो है अंतिम यात्रा छोला विश्राम घाट के लिए शुरू होगी।